भावेश ने माथे पर शिकन डाली। मन ही मन वह चक्रधर की बात पर यकीन करना चाहता था। आखिर वे दशकों से घनिष्ठ मित्र थे, भला वह उसे कैसे न जानता हो। लेकिन शिवाय वाकई बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसमें किसी कुशल रसायनज्ञ के व्यवहार का जरा सा भी अंश नहीं था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भावेश की हिचकिचाहट देखकर चक्रधर गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, भावेश, चूंकि तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं आज से तुमसे सारे संबंध तोड़ता हूं। बूढ़े चक्रधर, भावेश ने हैरानी से कहा। चक्रधर ने तो संबंध तोड़ने की बात तक कह दी थी, जिससे पता चलता था कि दूसरा पक्ष कितना नाराज था। उसने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, गुस्सा मत होइए, मैं इसे निकाल लूंगा, ठीक है? ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, चक्रधर ने चिढ़कर कहा। उसकी नजर में शिवाय रसायन विद्या का एक महान और शक्तिशाली सम्राट था। भावेश का रवैया शिवाय के प्रति सम्मानहीन हो चुका था, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। भला वह शिवाय से रसायन विद्या का सूत्र पूरा करने में मदद मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मेरे युवा मित्र शिव, इस बार मुझे वाकई बहुत खेद है, बूढ़े व्यक्ति ने घबराए हुए अंदाज में शिवाय से कहा। शिवाय ने हाथ हिलाया, फिर अनिल प्रताप की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कायाकल्प की गोली के फार्मूले को गंभीरता से लूंगा? हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ दवाओं के नाम बताता हूं। सुगंधित पत्तियां, 1000 फूलों वाला फल, हवा रहित घास। उन्होंने एक ही सांस में 1 दर्जन से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों के नाम गिना दिए। अनिल प्रताप पूरी तरह से हैरान था, सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन भावेश के चेहरे का रंग लगातार बदल रहा था। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें यह कैसे नहीं पता था कि ये कायाकल्प गोली के फार्मूले में सूचीबद्ध सामग्रियां थीं। बात सिर्फ इतनी थी कि 3 सामग्रियों के नाम अब स्पष्ट नहीं थे और एक सामग्री की मात्रा भी स्पष्ट नहीं थी। शिवाय ने अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के नाम नहीं बताए। सब कुछ नुस्खे के अनुसार है और इसमें 3 अतिरिक्त सामग्रियां भी हैं। इसका क्या मतलब है? दूसरे पक्ष ने कायाकल्प गोली का पूरा फार्मूला प्राप्त कर लिया है। कितनी हास्यास्पद बात है। वह अब भी कंजूस बना हुआ था, यहां तक कि एक गोली का अधूरा फार्मूला भी देने को तैयार नहीं था। उसे इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह किसी गड्ढे में छिप जाना चाहता था। भावेश अंधा और अज्ञानी है, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे युवा मित्र। भावेश ने शिवाय को गहरा प्रणाम किया। उसका सिर शिवाय की कमर पर झुक गया, जिससे पता चलता है कि प्रणाम कितना भारी था। शिवाय अविचलित रहा। वह दूसरे पक्ष को मार्गदर्शन देने के नेक इरादे से आया था, लेकिन उसे जिस तरह के संदेह का सामना करना पड़ा, उससे स्वाभाविक रूप से वह खुश नहीं था। अनिल प्रताप को लगा कि वे दोनों बूढ़े पागल हैं, एक मामूली लड़के के झांसे में पूरी तरह आ गए हैं। उसने चिढ़कर कहा, लड़के, मुझे नहीं पता तुमने क्या चाल चली है, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। भाई अनिल प्रताप, कृपया वापस चले जाइए। भावेश अचानक सीधा खड़ा हो गया और उसने ठंडे स्वर में उससे कहा, क्या? अनिल प्रताप लगभग उछल पड़ा। क्या तुम्हें किसी गधे ने सिर पर लात मार दी? अभी तो तुम मेरे पक्ष में थे और अब तुमने मुझ पर ही निशाना साध लिया है। तुम इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। भाई भावेश, आपका इससे क्या मतलब है? उनके चेहरे पर भी ठंडा भाव था। तुम्हारे दिए हुए सामान मैं बाद में वापस भिजवा दूंगा, अभी तुम्हारा यहां कोई स्वागत नहीं है, भावेश ने बेपरवाही से कहा। वह लगभग दूसरे पक्ष के धोखे में आ गया था और एक रसायन शास्त्र के उस्ताद को खोने से बाल बाल बचा था। अब भला वह अनिल प्रताप के प्रति सद्भावना कैसे रख सकता था? ठीक है, ठीक है। अनिल प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। रसायन शास्त्र और तलवारबाजी दोनों में माहिर होने के बावजूद उन्हें अब जाने के लिए कहा जा रहा था, और वह भी एक मामूली बच्चे की वजह से। भला उन्हें गुस्सा क्यों ना आता? उसने अपनी आस्तीन झटक दी, गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गया और जाते समय उसकी निगाहें शिवाय पर एक भयावह तीव्रता के साथ टिक गईं। स्पष्टतः उसने इन सब बातों का दोष शिवाय पर डाला। यह सचमुच एक अवांछित आपदा थी। शिवाय ने अपना सिर हिलाया। उसका प्रतिद्वंदी जीवन प्रवाह क्षेत्र के स्तर पर था, जिसे हराना उसकी वर्तमान शक्ति से परे था। वह लापरवाही नहीं कर सकता था। बुजुर्गों,
क्या अब आप संतुष्ट हैं? भावेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। चक्रधर ने पहले भावेश को घूर कर देखा। आखिर वे दशकों से दोस्त थे और उसने ये शब्द गुस्से और जल्दबाजी में ही कहे थे। वह शिवाय के पास गया, झुककर प्रणाम किया और बोला, युवा मित्र, मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं। मैं भी, भावेश ने दोबारा झुकते हुए कहा। हालांकि उनका रवैया अभी भी चक्रधर के रवैये से तुलनीय नहीं था, क्योंकि चक्रधर खुद को यह बूढ़ा आदमी कहकर संबोधित करते थे, जबकि भावेश भी खुद को यह बूढ़ा आदमी कहकर संबोधित कर रहे थे, जिससे उनमें कुछ हद तक अकड़ झलकती थी। दूसरी ओर भावेश का शिष्य हक्का बक्का रह गया। उसके गुरु ने शिवाय के लिए अनिल प्रताप, जो कीमिया और तलवारबाजी का उस्ताद था, को भगा दिया था और उससे दुश्मनी भी मोल ले ली थी। ये लड़का वाकई कमाल का था। शिवाय डेस्क तक गई, कागज और कलम उठाई और तुरंत ही तेज और कुशल स्ट्रोक से कागज पर लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने तेजी से लिखा, अपना काम झटपट पूरा किया और कागज भावेश को सौंप दिया। चक्रधर के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसने भावेश की मदद करने का फैसला किया। आखिरकार वह बूढ़ा उसके लिए अथक परिश्रम कर रहा था और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने केंचुआ घास के बारे में सुराग दिए थे। भावेश ने कागज उठाया, उस पर एक नजर डाली और तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया। यह कायाकल्प की गोली का फार्मूला है। बिल्कुल, क्योंकि न केवल औषधीय सामग्री अपूर्ण नुस्खे के समान है, बल्कि अनुपात भी समान है और 3 और अपूर्ण औषधीय सामग्रियां हैं। भावेश बेहद उत्साहित था, क्योंकि रसायन शास्त्र की दुनिया में यह बात सर्वविदित थी कि कायाकल्प की गोली खो गई है। उसके द्वारा अधूरी विधि को ऊंची कीमत पर खरीदने से पहले ही कई रसायन शास्त्रियों ने इससे पूर्ण विधि प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ था। यदि वह कोई गोली बना लेता है तो रसायन शास्त्र की दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा निस्संदेह काफी बढ़ जाएगी। कितनी हास्यास्पद बात है। पहले तो वह अधूरा नुस्खा दूसरों को दिखाने में बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन अब तो उसकी गलती साबित हो गई है ना। बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम लाल हो गया। चक्रधर ने गुस्से में कहा, बूढ़े झांग, क्या अब तुम खुश हो? वह अभी भी गुस्से में था। हे 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 हे। भावेश ने थोड़ा शर्माते हुए हंसते हुए नुस्खे को ऐसे पकड़ा हुआ था मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। शिवाय घर से बाहर निकली और बोली, मैं जा रही हूं। धन्यवाद मेरे युवा मित्र। भावेश दौड़ कर आया। जब उसे पता चला कि शिवाय स्वर्ग औषधि मंडप में ठहरी हुई है, तो उसे शिवाय के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोई जल्दी नहीं थी और उसे भी कुछ समय चाहिए था ताकि वह खुद को समायोजित कर सके। शिवाय ने सिर हिलाया और घर से बाहर निकल गई। अरे अरे अरे, तुम बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रहे हो। हुमैरा ने उसका पीछा किया। उसके चेहरे पर निंदा का भाव था। शिवाय हंसते हुए बोली, मैंने कहां अन्याय किया है? तुम स्पष्ट रूप से मास्टर जू के शिष्य नहीं हो, फिर भी तुमने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। उसने डांटते हुए कहा। उसने पहले कहा था कि वह शिवाय की बड़ी बहन बनकर भविष्य में उसकी रक्षा करेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का इतना प्रभावशाली होगा कि वह अनिल कुमार को भगा देगा। मैंने यह नहीं कहा कि ऐसा सोचने वाला तुम हो। शिवाय ने अपना सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं, आपको मुझे मुआवजा देना होगा, हुमैरा ने बेशर्मी से कहा। तो फिर आप मुझसे मुआवजे के तौर पर क्या चाहते हैं? शिवाय ने पूछा। हुमैरा ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। वैसे क्या आप महान वैन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं? बुरा नहीं है, शिवाय ने सिर हिलाया। तो मैं आपको कुछ खास अंदरूनी जानकारी देता हूं। हुमैरा ने कहा, इस बार यहां काफी सारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे चौथे भाई का तो कहना ही क्या, वो तो निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। उनके बाद स्टोन वुल्फ संप्रदाय के वमित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं और उन्होंने पीले स्तर की मार्शल कला लिटिल हेवनली युआन हैंड में भी महारत हासिल कर ली है। मेरे चौथे भाई ने भी उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। पिछली महान वैन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में वे 5वें स्थान पर आए थे
और ये हैं दुबे परिवार के तीसरे बेटे अरहान। वो भी असाधारण प्रतिभा के धनी है। उन्होंने दुबे परिवार की गोल्डन सन पाम तकनीक में महारत हासिल कर ली है और मैंने सुना है कि उनके पास 2 प्रकार की हथेली की ऊर्जा है। पिछली प्रतियोगिता में वो 6ठे स्थान पर रहे थे। और जरा सोचिए, सुजल कस्बे में कविश नाम का एक असाधारण प्रतिभाशाली लड़का है। वह इस साल सिर्फ 18 साल का है, लेकिन वह पहले ही ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुका है। उसकी युद्ध शक्ति भी जबरदस्त है। मेरे चौथे भाई ने कहा कि उसमें शीर्ष 5 में शामिल होने की क्षमता है। ओह हाँ, नीलगंज कस्बे में भी एक असाधारण व्यक्ति पैदा हुआ था। उसका नाम क्या था? रेहान? नहीं, लगता है उसका नाम रेहान था या कुछ ऐसा ही। वह केवल 18 वर्ष का है, ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर है और शीर्ष 5 में शामिल होने की शक्ति रखता है। अंत में बैली संप्रदाय के गुरु के सबसे छोटे पुत्र निहाल हैं। मैंने सुना है कि वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर हैं, लेकिन मेरे चौथे भाई का कहना है कि वह अद्भुत हैं और उनकी शक्ति वह मिथ से कम नहीं है। इस लड़की का चौथा भाई नील है, जिसे शाश्वत रात्रि राजा के नाम से जाना जाता है। वह असाधारण प्रतिभा और अपार शक्ति का धनी है, यहां तक कि अन्विका भी उसकी बहुत प्रशंसा करती है। शिवाय आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन अहंकारी नहीं है। हालांकि उसके पास कई ऐसे त्रुप के पत्ते हैं और पूरे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में देखने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो उसका प्रतिद्वंदी हो। कम से कम दया युआन के इस छोटे से शहर में तो चुनने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, अंदरूनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वैसे चौथे भाई कल रात एक भोज का आयोजन कर रहे हैं, आपको भी आना चाहिए, ह्यूमेरा ने कहा। वह उन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके इस महान वैन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शीर्ष 50 में आने की संभावना है। शिवाय मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, आपका भाई लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। तुम तो बहुत होशियार हो। हुमैरा ने इस बात से इनकार नहीं किया। यदि नील महान वैन राजा का सिंहासन हासिल करना चाहता है तो उसे शुरुआत में ही अपनी टीम बनानी होगी। यह सिंहासन केवल प्रतिभा और बल के बल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सामान्य प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर राजकुमार के पूरे महल में कोई भी आपका समर्थन नहीं करता तो आपको यह पद कैसे मिला? भले ही चौथे भाई में असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा हो, लेकिन बड़े भाई ने 1 दशक से भी अधिक समय से कड़ी मेहनत की है। इसके अलावा बड़े भाई की मां दीक्षित परिवार के मुखिया की बेटी हैं। दीक्षित परिवार के मजबूत समर्थन के साथ यह कहना अभी भी मुश्किल है कि कौन विजयी होगा। लड़की ने उत्साह से अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं, मानो वह दोनों भाइयों की लड़ाई को देखने के लिए बेताब हो। राजकुमार के महल के अलावा श्री राम शहर में 4 अन्य शक्तिशाली ताकतें हैं जिन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। स्टोन वुल्फ गेट, 100 माइल गेट, दुबे परिवार और दीक्षित परिवार। सबसे बड़े राजकुमार के दीक्षित परिवार से संबंध हैं, जो उन्हें सिंहासन के संघर्ष में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। शिवाय ने बस यूं ही इस बारे में सोचा, सिंहासन के लिए चल रहे इस संघर्ष का उससे क्या लेना देना था। ह्यूमेरा लगातार बड़बड़ाती रही और शिवाय को काफी देर तक परेशान करती रही। आखिरकार उसे जाने दिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, चौथे भाई, मैंने आपको एक काबिल सहायक से मिलवाया है, इसे खराब मत करना। शिवाय वह शख्स है जिसे चक्रधर और भावेश भी युवा मित्र कहकर पुकारते हैं। उसने रसायन विद्या में अद्भुत सफलता हासिल की होगी। अगर नील को शिवाय की मदद मिल जाए तो अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट उसके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएंगे। यह सब अमृत की खातिर है। मार्शल आर्टिस्टों को साधना के लिए अमृत की आवश्यकता होती है और फोर्स में एक उच्च स्तरीय कीमियागर का होना स्वाभाविक रूप से बहुत आकर्षक है। शिवाय उस छोटी लड़की के इरादों को आसानी से समझ गया था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। फिर भी वह नील से मिलना चाहता था और देखना चाहता था कि वह किस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगले दिन शिवादित्य शिवाय के साथ पंजीकरण कराने गया। ग्रेट युआन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में
केवल स्थानीय क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट ही भाग ले सकते थे और इसके लिए सख्त पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि यह टाइगर सन अकादमी में प्रवेश के कोटे से संबंधित था। वर्षा साम्राज्य के 36 शहरों में से हर शहर में मार्शल आर्ट का स्तर एक जैसा होना असंभव है। कुछ शहरों में यह उच्च स्तर का है तो कुछ में निम्न स्तर का। इसीलिए एक ही मार्शल आर्टिस्ट किसी मजबूत शहर में केवल 60 स्थान ही प्राप्त कर सकता है, जबकि कमजोर शहर में 40 स्थान। टाइगर सन अकादमी में प्रवेश पाने के लिए क्या वे सभी कमजोर शहरों में जाकर युद्ध में भाग नहीं लेते? दया युआन शहर के लोग केवल दया युआन शहर के भीतर ही मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अन्य शहरों के लोग यहां नहीं आ सकते। हर कोई अपनी अपनी छोटी सी जगह की रक्षा कर रहा है। कई लोगों ने पंजीकरण कराया, जिससे एक लंबी कतार बन गई। शिवाय मन की शांति के साथ कतार में खड़ा रहा। उसने अपने पिछले जीवन के दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की पहचान को पूरी तरह से त्याग दिया था और एक साधारण व्यक्ति के रूप में नए सिरे से शुरुआत कर रहा था। कतार में खड़े होने में भला क्या बुराई थी? लगभग 2 घंटे बाद वह कतार के लगभग अंत में था। उसके आगे केवल एक ही व्यक्ति बचा था। तभी काले वस्त्र पहने 4 हट्टे कट्टे आदमियों से घिरा एक युवक भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वे 5 पंजीकरण क्षेत्र में पहुंचे और शिवाय के आगे घुस गए। अरे, पीछे वाली लाइन में लग जाओ, शिवाय ने भौहें चढ़ाकर नाखुशी से कहा। लड़के ने शिवाय की ओर मुड़कर देखा, फिर हंस पड़ा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं कतार में लगूं? क्या आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूं? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, पीछे जाओ, शिवाय ने ठंडे लहजे में कहा। हा 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 हा, लड़का जोर से हंसा, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। उसने अपना सिर हिलाया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं अहान हूं और मेरा भाई जिन वुजी है। अरहान इस महान वैन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सबसे मजबूत प्रतिभागियों में से एक है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह आदमी इतना घमंडी है। दुबे परिवार के युवा मुखिया होने के नाते और एक शक्तिशाली बड़े भाई के होने के कारण उसे मनमानी करने का पूरा अधिकार है। दुर्भाग्यवश अब उनका सामना शिवाय से हो रहा है। मुझे परवाह नहीं कि तुम अहान हो या जिन वुजी, लाइन में लग जाओ, शिवाय ने अधीरता से हाथ हिलाया। अहान की मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह गुस्सा आ गया। इस बदमाश ने उसकी पहचान जानने के बाद भी उससे बहस करने की हिम्मत कैसे की? उसने गुस्से से कहा, यह नौजवान तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति के स्तर तक गिरने की जहमत नहीं उठाता। वह मुड़ गया और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हो गया। दफा हो जाओ, शिवाय ने हाथ बढ़ाकर अहान का कंधा पकड़ा और फिर उसे धक्का देकर दूर कर दिया। टकराना! वह दीवार से टकराया, चरमराहट की आवाज के साथ नीचे फिसल गया और तुरंत ही उसका चेहरा बिगड़ने लगा। युवा स्वामी अहान! काले वस्त्र पहने 4 हट्टे कट्टे आदमी अहान की मदद के लिए दौड़े। शिवाय ने उसकी ओर देखे बिना ही कहा, मैं पंजीकरण कराना चाहता हूं। उसने पंजीकरण दर्ज करने वाले व्यक्ति की ओर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी का हल्का सा भाव था, क्योंकि यह दिखने में साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में जीवन प्रवाह क्षेत्र का एक उस्ताद था। तुम हरामखोरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा दिखावा कर सकते हो कि कुछ हुआ ही नहीं? अहान ने 4 हट्टे कट्टे आदमियों को धक्का देकर एक तरफ धकेल दिया और गुस्से से आग उगलते हुए आगे बढ़ा। दुबे परिवार के छठे युवा स्वामी और अरहान के छोटे भाई का वास्तव में किसी ने अपमान किया था। बाहर निकलो, शिवाय ने ठंडे स्वर में कहा। तुम खुद को समझते कौन हो जो मुझसे इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहे हो? अहान दहाड़ा और शिवाय को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यह सब शोर किस बात का है? पंजीकरण विभाग के प्रभारी बुजुर्ग व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए कहा। बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? अहान को घमंड करने की आदत थी और वह गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसने तुरंत नाक सिकोड़ी और बूढ़े आदमी को घूर कर देखा। शिवाय ने मन ही मन अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोका।
यह आदमी सचमुच मौत को दावत दे रहा था। हे, दुबे परिवार की हालत हर पीढ़ी के साथ बिगड़ती जा रही है। आजकल के बच्चे दिन ब दिन और भी अज्ञानी होते जा रहे हैं। बूढ़े ने आह भरी, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और झटका दिया। बैंग! एक जबरदस्त ताकत उमड़ी और आहान तुरंत उड़कर पंजीकरण कक्ष से बाहर जा गिरा। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चाल चली तो सभी यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह वास्तव में एक महान गुरु थे और उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। किसने सोचा होगा कि एक बूढ़ा आदमी जो केवल पंजीकरण दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था, वास्तव में एक छिपा हुआ मास्टर होगा। मैं जानता हूं कि यह वरिष्ठ व्यक्ति कौन है। यह महान वैन राजकुमार के महल का मुख्य प्रबंधक है। क्या? महान वैन राजकुमार के महल का मुख्य प्रबंधक? वह स्वयं ऐसा क्यों करेगा? तुम मुझसे पूछते हो, लेकिन मैं किससे पूछूं? किसी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया, जिससे तुरंत भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और आहान, जो मूल रूप से बदला लेना चाहता था, अचानक शांत हो गया। दुबे परिवार वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन महान वैन राजकुमार के महल के सामने वे कुछ भी नहीं है। वह भले ही घमंडी और दबंग हो, पर मूर्ख नहीं है। वह जानता है कि किससे पंगा लेना ठीक है और किससे नहीं। वह तुरंत अपने 4 साथियों के साथ चुपके से निकल गया। आखिर पंजीकरण की अंतिम तिथि परसों थी, इसलिए आज का दिन चुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि शिवाय को उससे शिकायत थी। अगर इस आदमी ने दखल न दिया होता तो विवाद होता ही कैसे। न्याय का समर्थन करने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। शिवाय ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यह जीवन के स्रोत क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, जो अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने अपने पिछले जीवन की दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और रसायन शास्त्र के सम्राट की पहचान को पूरी तरह से त्याग दिया था, इसलिए उसे वरिष्ठ कहना उचित ही था। आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी। मुख्य प्रबंधक ने शिवाय को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी कम उम्र में ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करना आपकी प्रतिभा वाकई अद्भुत है। मेरी 7वीं युवती लगभग आपकी ही उम्र की है, इसलिए हम दोनों के बीच विवाह का प्रबंध कर सकते हैं। यह सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। क्या यह हो सकता है कि यह मुख्य प्रबंधक राजकुमार के महल के लिए दामाद ढूंढने आया हो? हालांकि राजकुमारी का विवाह किसी प्रबंधक द्वारा तय नहीं किया जा सकता था। अधिक से अधिक मुख्य प्रबंधक चयन के पहले चरण के लिए जिम्मेदार होगा और उम्मीदवार उत्तीर्ण होगा या नहीं, यह निर्णय अंततः महान वैन राजा पर निर्भर करेगा। फिर भी सभी लोग शिवाय को नए सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। जीवन प्रवाह क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होने के कारण इस लड़के में अवश्य ही कोई असाधारण बात होगी। शिवाय ने मन ही मन सोचा, 7वीं महोदया, क्या वह छोटी बच्ची हुमैरा नहीं है? वह हंसा और बोला, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। चलिए पहले हम अपना नाम बता देते हैं। यह लड़का काफी साहसी है। इसने तो मुख्य बटलर के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। मुख्य प्रबंधक के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रही। वह तो केवल महान वैन राजा के आदेश पर यह देखने आया था कि क्या इस वर्ष की प्रतियोगिता में कोई असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति है। ऐसा नहीं था कि उसे शिवाय पसंद आ गया था और शिवाय शाही परिवार का दामाद बनने वाला था। ठीक है, आप कहां से हैं? आपकी उम्र कितनी है? आपकी साधना का स्तर क्या है? और आपका नाम क्या है? उसने पूछा। मेरा नाम शिवाय अग्निहोत्री है। मैं सीमांत कस्बा से हूं। 9 वर्ष के बाद मेरी उम्र 17 वर्ष हो गई है और मैं ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच चुका हूं, शिवाय ने उत्तर दिया। पफ! आसपास के सभी लोग आंखें फाड़कर घूरने लगे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कई लोगों को पता चल गया था कि शिवाय ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में है, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें मुख्य प्रबंधक के शब्दों से याद दिला दिया गया। लेकिन शिवाय की कम उम्र को देखते हुए सभी ने अनुमान लगाया कि उसने अभी अभी सफलता प्राप्त की है। अधिक से अधिक ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर तक पहुंचा है। लेकिन शिवाय वास्तव में ऊर्जा संग्रहण दायरे के 4थे स्तर पर था। 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 4थे स्तर को प्राप्त कर लिया। यह सचमुच आश्चर्यजनक है।
यहां तक कि चौथे राजकुमार जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसे राजमहल से साधना संसाधनों की असीमित आपूर्ति प्राप्त होती थी, क्या वह भी 17 वर्ष की आयु में ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच सकता था? शायद हो, लेकिन बस इतना ही। इस तरह की तुलना से पता चलता है कि शिवाय कितना असाधारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुख्य प्रबंधक उसे अपना दामाद बनाना चाहता था। शिवाय ने अपना पारिवारिक पंजीकरण प्रमाण पत्र निकाला, जो वर्षा राज्य के प्रत्येक नागरिक को जन्म के समय जारी किया जाता है। पारिवारिक पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर या तो उसे गुलाम बना लिया जाता है या उसे बहुत दूर भाग जाना पड़ता है। मुख्य प्रबंधक ने शिवाय को एक टोकन देने से पहले उस पर सरसरी नजर डाली, जो परसों होने वाली महान वैन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसका पास था। सामान्य तौर पर कोई भी अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश नहीं करेगा, क्योंकि प्रतियोगिता में शीर्ष 50 में भी जगह बनाने पर उसकी पहचान की दोबारा जांच की जाएगी। अगर इसका पता चलता है तो यह एक गंभीर अपराध है। मुख्य बटलर को शिवाय में बहुत दिलचस्पी थी और वह उससे पारिवारिक मामलों पर लगातार बातचीत करता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। हालांकि अन्य लोग अधीर थे, लेकिन उन्होंने उसे जरा भी उकसाने की हिम्मत नहीं की। महान वैन राजमहल का यह मुख्य प्रबंधक अपने पद के अलावा महान वैन शहर से 1000 मील के दायरे में एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति था, भले ही वह केवल जीवन प्रवाह के स्तर पर ही था। जब शिवाय ने स्वयं जाने की पहल की, तब जाकर मुख्य प्रबंधक ने बातचीत समाप्त की। फिर उसने शिवाय से कहा कि जब भी उसे समय मिले वह महान वैन राजकुमार के महल में जा सकता है, जिससे सभी लोग ईर्ष्या से भर गए। यह शिवाय को सुरक्षा कवच देने के बराबर है। भला कौन दोबारा शिवाय को छूने की हिम्मत करेगा? पंजीकरण प्रक्रिया में बहुत समय लगने के कारण शिवादित्य और उनके बेटे ने स्वर्गीय औषधि मंडप लौटने से पहले बाहर दोपहर का भोजन किया। अगर वे और देर रुकते तो लगभग शाम हो जाती। कुछ तैयारियां करने के बाद शिवाय और अन्विका भोज में शामिल होने के लिए चौथे राजकुमार के निवास के लिए रवाना हो गए। चौथे राजकुमार का निवास महान वैन राजा के निवास से केवल एक गली दूर था, जो काफी करीब था। लेकिन महान वैन राजा की कई महिलाओं में से केवल 2 को ही अपने स्वतंत्र निवास होने का विशेषाधिकार प्राप्त था। सबसे बड़े राजकुमार और चौथे राजकुमार। सबसे बड़े राजकुमार नितिन ने कम उम्र से ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वैध पत्नी के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से युवराज के रूप में दृढ़ता से स्थापित थे। हालांकि चौथे राजकुमार के उदय के साथ उन पर गंभीर खतरा मंडराने लगा और युवराज के रूप में उनकी स्थिति खतरे में प्रतीत होने लगी। इसीलिए दोनों राजकुमारों के बीच बुद्धि का भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे कई शक्तियों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि वे किस राजकुमार का साथ दें। यदि उनका पक्ष लेने वाला राजकुमार भविष्य में सिंहासन पर आसीन होता तो यह आदर्श स्थिति होती, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती। लेकिन अगर यह विफल हो जाए तो क्या होगा? एक नया सम्राट एक नया दरबार लेकर आता है। उन्हें निश्चित रूप से शुद्ध किया जाएगा। शिवाय और अन्विका ने घोड़ा गाड़ी नहीं ली, बल्कि पैदल चलकर चौथे राजकुमार के निवास तक गए। प्रवेश द्वार पर कई पहरेदार खड़े थे, जो स्वागतकर्ता की भूमिका निभा रहे थे। सज्जनों, कृपया अपने निमंत्रण पत्र दिखाएं। एक गार्ड आगे बढ़ा और उन दोनों व्यक्तियों को पास आने से रोक दिया। निमंत्रण? शिवाय चौंक गया। उसके पास तो कोई निमंत्रण नहीं था। हुमैरा ने तो सिर्फ मौखिक निमंत्रण दिया था। उसने कहा, मेरा नाम शिवाय अग्निहोत्री है और मुझे अतिथि सूची में होना चाहिए। मुझे खेद है, लेकिन बिना निमंत्रण के प्रवेश की अनुमति नहीं है, गार्ड ने गंभीरता से कहा। क्या उस लड़की हुमैरा ने मुझे धोखा दिया? शिवाय खुद से यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हा हा हा, बिना निमंत्रण के यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी और एक युवक गाड़ी से नीचे उतरा, जो एक शानदार सूट पहने हुए था और उसमें वह बेहद भड़कीला दिख रहा था। वह अहान है और दोपहर के आसपास उसका शिवाय के साथ विवाद हुआ था। गमवार गमवार, यह चौथे राजकुमार का निवास है। कोई भी ऐसे ही अंदर नहीं आ सकता।
अहान ने ताना मारा, फिर अपनी जेब से एक सुनहरा निमंत्रण पत्र निकाला, उसे विजयी भाव से लहराया और कहा, ध्यान से देखो, यह निमंत्रण पत्र है, लेकिन तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति को जीवन भर में कभी निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा। वह बेहद खुश था। दोपहर में उसे चुपके से निकलना पड़ा, क्योंकि वह राजकुमार के महल के मुख्य प्रबंधक से डरता था। लेकिन यहां उसकी मुलाकात फिर से शिवाय से हो गई। यह उसके लिए बदला लेने का मौका था। हाँ, हमें इस आदमी को बुरी तरह से अपमानित करना चाहिए और फिर उसे मार डालना चाहिए। शिवाय ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह आदमी तो अभी शरीर परिष्करण के 9वें स्तर पर ही था, तो उसे इतना श्रेष्ठता का भाव कहां से मिला? ऊपर से वह हमेशा अपने परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता था। अगर उसका सामना किसी गुस्सैल और ताकतवर व्यक्ति से हो जाता तो वह दुबे परिवार को भी तहस नहस कर देता। तुम अभी भी यहां क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम यहां काफी देर तक खड़ी रहोगी तो लोग तुम पर दया करेंगे और तुम्हें अंदर आने देंगे? अहान ने अपना व्यंग्यात्मक अंदाज जारी रखा, लेकिन जब उसकी नजर अन्विका पर पड़ी तो उसकी आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं। तभी उसने अन्विका की उपस्थिति को महसूस किया और तुरंत ही उसकी बर्फीली सुंदरता से मोहित हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। बच्चे, तुमने रखा टकराना। अहान ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि शिवाय ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह हवा में उड़ गया। जाहिर है ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा, इसलिए शिवाय ने उसके कानों को नाराज करने से बचने के लिए पहले ही हस्तक्षेप कर दिया। तुमने मुझे फिर मारा? अहान बेहद अपमानित महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। एक ही दिन में शिवाय ने उसे 2 बार मारा था। वह दुबे परिवार का छठा युवा स्वामी था। उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे हो सकता था? अगर तीसरी बार मार नहीं खाना चाहते तो निकल जाओ। शिवाय ने अपने हाथ झाड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। अहान की आंखें गुस्से से लाल हो उठीं और उसने पहरेदारों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सबने देखा, इस आदमी ने चौथे राजकुमार के मेहमान को पीटने की हिम्मत की। इसे पकड़ो। यह आदमी बेवकूफ नहीं है, वह अपनी स्थिति का लाभ उठाना जानता है। युवा मास्टर शिव, कृपया हमारे साथ सहयोग करें। एक गार्ड आगे बढ़ा। हमारे साथ आइए। हालांकि सभी जानते हैं कि दुबे परिवार का छठा युवा मालिक एक अय्याश है और शहर में उसे पसंद करने वालों की तुलना में उससे नफरत करने वालों की संख्या 100 गुना अधिक है। फिर भी यह वास्तव में चौथे राजकुमार का निवास स्थान है। भला दूसरों को इतनी धृष्टता करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? अहान को अपने आप पर गर्व महसूस हुआ और वह अपनी बुद्धि से कहीं अधिक बुद्धिमान हो गया। आखिर किसने कहा कि परिवार के बिना वह कुछ भी नहीं है? अरे, ये सब शोर किस बात का है? महल के वस्त्र पहने एक युवती अपने हाथ पीठ पीछे बांधे, चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए बाहर निकली। ये क्यों ही झंताई थी? 7वीं राजकुमारी को प्रणाम। पहरेदारों ने तुरंत झुककर अभिवादन किया। कोई जरूरत नहीं। लड़की ने श्रेष्ठता का भाव दिखाते हुए हाथ उठाया, शिवाय की ओर देखा, जानबूझकर हैरानी जताते हुए बोली, अरे, तुम अभी भी बाहर क्यों हो? शिवाय समझ गया था कि इस लड़की ने जानबूझकर उसे निमंत्रण नहीं दिया था। वह उसे परेशान देखना चाहती थी, इसीलिए वह प्रवेश द्वार के पास ही इंतजार कर रही होगी और यही कारण है कि उसने शिवाय और अहान के बीच का झगड़ा देखा। वह इसे बहुत पहले ही रोक सकती थी, लेकिन उसने अब कदम बढ़ाया। स्पष्ट है कि यह लड़की अराजकता में ही आनंद लेती है। उनकी यह बात सुनकर पहरेदारों को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि शिवाय आज वाकई मेहमान हैं और उन्हें निमंत्रण न होने जैसी छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 7वीं राजकुमारी के बोलने के बाद वे स्वाभाविक रूप से शिवाय को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। युवा स्वामी लिंग, कृपया हमारी बदतमीजी के लिए हमें क्षमा करें, सभी पहरेदारों ने शिवाय से कहा। शिवाय ने हुमैरा को बस एक तीखी नजर से देखा, लेकिन छोटी बच्ची डरी नहीं। उसने उसे जीभ चढ़ाते हुए कहा और फिर अन्विका के पास दौड़कर बोली, वाह बहन, तुम कितनी सुंदर हो। अहान गुस्से से आग बबूला हो गया। आखिरकार वह अपनी बेशर्मी के कारण ही इस शर्मिंदगी का शिकार हुआ था। उसकी निगाहें शिवाय पर टिकी थीं,
और उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि शिवाय ह्यूमेरा के पीछे पीछे चल रहा है। फिर बगल में खड़ी खूबसूरत महिला के बारे में सोचते ही उसे तुरंत एहसास हुआ, यह आदमी लड़कियों को पटाने में माहिर है और महिलाओं के सहारे जीने का विशेषज्ञ है। इस तरह सोचने पर वह शिवाय को और भी नीचा समझने लगा और उसका मन तरह तरह के विचारों से भर गया। वह सोचने लगा कि वह शिवाय को कैसे मार सकता है और अपना गुस्सा निकाल सकता है। जैसे ही वह अपने बुरे विचारों में डूबा हुआ था, उसने शिवाय को अपनी ओर आते देखा। उसने अपनी पीठ सीधी की और कहा, अब भी मुझसे सुलह करना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है, मैं निश्चित रूप से। स्नैप! उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे वह पूरी तरह से अचेत हो गया। दुबे परिवार के सम्मानित दूसरे युवा स्वामी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा। यह कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। आसपास मौजूद सभी लोग, चाहे वह हुमैरा हो, गार्ड हो या बाद में आने वाले मेहमान हो, इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। युवा पीढ़ी के बीच मामूली कहासुनी होना आम बात है। परिवार में कोई भी वयस्क इसमें दखल नहीं देता, लेकिन किसी के चेहरे पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। यह अपमान सिर्फ आहान के लिए ही नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद पूरे दुबे परिवार के लिए है। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दें तो सबसे बड़े राजकुमार और चौथे राजकुमार भी आहान को यूं ही थप्पड़ नहीं मारेंगे, जब तक कि दूसरी तरफ से कोई बेहद मूर्खतापूर्ण हरकत न की गई हो। शिवाय खुद को क्या समझता है जो ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है? शिवाय का सिद्धांत सीधा सादा है, अगर तुम मुझे उकसाओगे नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं उकसाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे क्रोध को नहीं देखोगे तो मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो। तुमने मुझे बार बार उकसाया है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? उसने ठंडे स्वर में कहा। आहान का दिल इतना टूट गया था कि वह फूट फूट कर रोना चाहता था। दोपहर में जिसे थप्पड़ पड़ा था, अब भी उसे ही थप्पड़ पड़ रहा है, वही भुगत रहा है। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। बेशक वह इस तथ्य पर कभी विचार नहीं करेगा कि दोनों बार उकसाने वाला वही था। अभी तो तुम घमंड कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई के आने तक इंतजार करो, वो तुम्हें सबक सिखाएगा। आहान ने दृढ़ता से कहा। उसे पूरा विश्वास था कि उसका भाई उसका साथ देगा। स्मैक स्मैक स्मैक! शिवाय ने उसकी धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसे 3-4 बार थप्पड़ मारा। मैं इंतजार करूंगा, उसने कहा, और फिर अन्विका और हुमैरा के साथ हवेली में प्रवेश किया। तुम मुझसे भी ज्यादा मुसीबत कैसे खड़ी कर सकते हो? 7वीं राजकुमारी ने आह भरी। यह तो बहुत बड़ी आपदा है। यह दुबे परिवार का बिगड़ैल बच्चा है। हालांकि वह किसी काम का नहीं है, लेकिन उसका बड़ा भाई अरहान है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अरहान कितना शक्तिशाली है? फिर भी तुमने उसे उकसाने की हिम्मत की। अरे बाप रे, मुझे जल्दी से अपने मालिक को सूचित करना होगा ताकि वह तुम्हारे लिए यह गड़बड़ ठीक कर सकें। मैं इसमें दखल नहीं देने वाला। शिवाय ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, अगर तुम इतनी द्वेषपूर्ण न होती और मुझे निमंत्रण देने से इनकार न करती तो क्या यह सब होता? क्या दुर्भावना! किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय मत करो। हुमैरा ने अपना सिर जोर से हिलाया, मानो वह कोई ढोल हो। वह इस आरोप को कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं बस भूल गई थी। क्या यह इतना गलत है? सिस्टर दीक्षित, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उसने अन्विका से नखरे भरे लहजे में कहा। अन्विका उदासीन बनी रही, जिससे हुमैरा की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि यह बड़ी बहन वाकई अनोखी है। तीनों मुख्य हॉल में दाखिल हुए, जहां लगभग 100 मेजें लगाई गई थीं। हालांकि ये सामान्य गोल मेजें नहीं थीं, बल्कि छोटी आयताकार मेजें थीं, जिनमें से प्रत्येक इतनी ही चौड़ी थी कि 2 लोग अगल बगल बैठ सकें, यानी प्रति व्यक्ति 1 मेज। लेकिन अगर वे अपने साथ किसी और को लाते तो 2 लोग बिना किसी असुविधा के 1 मेज पर बैठ सकते थे। ये मेजें अंदर से बाहर की ओर मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार तक 5-5 की पंक्तियों में लगी हुई हैं। स्पष्ट है कि मेज जितनी अंदर की ओर होगी, उतना ही ऊंचा दर्जा होगा। फिलहाल इनमें से अधिकांश मेजें भरी हुई हैं। पहली पंक्ति में एक खाली मेज को छोड़कर बाकी सभी खाली सीटें 10वीं पंक्ति और उसके आगे की पंक्तियों में हैं। कहीं भी बैठ जाओ,
हुमैरा ने अपने होठों पर एक शरारती मुस्कान लिए कहा। उसने शिवाय को एक मुश्किल काम दिया था और वह देखना चाहती थी कि यह लड़का कहां बैठेगा। सामने की पंक्ति में केवल एक ही सीट बची थी और वह बिल्कुल पहली पंक्ति थी, जहां केवल युवा पीढ़ी के सबसे बलवान लोग ही बैठने के योग्य थे। शिवाय का साधना स्तर स्पष्ट रूप से बहुत ही निम्न स्तर का था। यदि शिवाय आज्ञाकारी होकर पीछे जाकर बैठ जाता तो इसका मतलब यह होता कि उसमें महत्वाकांक्षा की कमी थी और वह आसानी से प्रलोभन के आगे झुक जाता था। शिवाय ने इस बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने बस सिर हिलाया और बिना सोचे समझे पहली पंक्ति की ओर चल पड़ा। यद्यपि उन्होंने अपने पिछले जीवन की शान शौकत को त्याग दिया है, फिर भी उनमें एक मजबूत व्यक्ति का हृदय शेष है। चूंकि पहली पंक्ति में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वहीं बैठ जाएगा। हुमैरा ने जीभ बाहर निकाली और मन ही मन सोचा कि यह तो एक बड़ा तमाशा होने वाला है, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत एक नौकर को बुलाया और उसे त्यान्याओ मंडप जाकर भावेश को सूचित करने को कहा, अन्यथा मामला हाथ से निकल जाएगा। शिवाय को आगे बढ़ते देख जो लोग पहले से बैठे थे उन सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उनके मन में एक ही सवाल उठा, यह कौन है? लगता है यह पहली पंक्ति में बैठने वाला है। पहली पंक्ति की 5 सीटों में से 4 पहले से ही भरी हुई थीं और खाली सीट का मालिक वास्तव में अभी तक नहीं आया था। वह अरहान का है। क्या यह आदमी बेवकूफ है? यह अरहान का पद हथियाने की हिम्मत भी करता है? दिलचस्प। पहली पंक्ति में बैठे चारों लोग मुस्कुरा उठे। कुछ लोग व्यंग्य से भरे हुए थे, जबकि अन्य के होठों पर मुस्कान थी। वे यह देखना चाहते थे कि यह बच्चा सिर्फ एक अभिमानी मूर्ख है या वास्तव में उसमें कुछ प्रतिभा है। हालांकि जल्द ही उनका ध्यान अन्विका की ओर आकर्षित हो गया। यह लड़की कितनी खूबसूरत थी। हालांकि वह थोड़ी ठंडी स्वभाव की थी, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। और वह कितनी मजबूत भी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह असली व्यक्ति हो और उसके सामने खड़ा लड़का सिर्फ उसका नौकर हो? यह बात समझ में आती है। छी। लेकिन उन चारों को लगभग हंसी आ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि शिवाय बड़े ही शान से बैठा था, जबकि अन्विका बगल में बैठी थी। इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि कौन मुखिया है और कौन अधीनस्थ। यह अविश्वसनीय है कि इतनी खूबसूरत और शक्तिशाली महिला इस लड़के से नीचे ही बैठी है। आखिर यह लड़का है कौन? वह किसी शक्तिशाली परिवार का वारिस जरूर होगा, वरना वह अरहान का पद संभालने की हिम्मत नहीं करता। हा, आप सबको इतना इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है। जोरदार हंसी के बीच एक लंबा और पतला आदमी मुख्य हॉल के भीतरी दरवाजे से बाहर निकला। उसकी चाल में एक शाही आभा झलक रही थी। यह ताकत के मामले में राजा होने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास रखने के बारे में है। प्रथम राजकुमार को नमस्कार। सभी लोग खड़े हो गए। मेजबान के आने पर मेहमानों ने भी स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान किया। चौथा राजकुमार मेज के बिल्कुल पीछे दरवाजे की ओर मुंह करके अकेला बैठा था, जबकि बाकी सभी दीवार की ओर मुंह करके बैठे थे। कृपया सब लोग बैठ जाइए। चौथे राजकुमार नील ने चारों ओर नजर घुमाई और पहली पंक्ति में एक अपरिचित चेहरा देखकर दंग रह गए। यह कौन था? यह अरहान की जगह कैसे बैठ गया? लेकिन उनकी नजर तुरंत अन्विका पर पड़ी और उनके भीतर काफी उथल पुथल मच गई। वह भी टाइगर सन अकादमी से था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से दीक्षित परिवार की इस कुलीन महिला को पहचान लिया। लेकिन वह शिवाय के नीचे बैठी थी। नील को आश्चर्य क्यों नहीं होता, लेकिन आखिरकार वह चौथा राजकुमार था और उसका संयम स्वभावतः ही गहरा था। उसने अपने चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं दिखाया, लेकिन उसकी निगाहें कुछ देर तक अन्विका पर टिकी रहीं। इससे दूसरों को कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि यह सामान्य बात थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी पुरुष उसे दोबारा देखे बिना नहीं रह सकता था। चलिए, मैं आप सभी का परिचय कराता हूं। नील ने आत्मविश्वास और संयम से मुस्कुराते हुए अपने शाही आभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पंक्ति में बाईं ओर बैठे पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हैं भाई वमित, स्टोन वुल्फ संप्रदाय के गुरु के निजी शिष्य। भाई ली, बहुत समय हो गया। क्या आप जीवन प्रवाह के स्तर को पार करने वाले हैं? वमित हंसते हुए बोली,
चौथे राजकुमार, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाइए। आप भी अभी तक जीवन प्रवाह क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं, तो मैं कैसे योग्य हो सकती हूं? भाई ली बहुत ही विनम्र हैं। नील ने बाईं ओर खड़े दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। यह निहाल हैं, जो संप्रदाय प्रमुख बैली के पुत्र हैं। निहाल काफी युवा था, लगभग 17 या 18 वर्ष का। वह थोड़ा उदासीन स्वभाव का था और अभिवादन के तौर पर बस नाक से हल्की सी आवाज निकालता था। नील को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने अपना परिचय जारी रखते हुए कहा। अगले हैं भाई कविश, जो सुजल कस्बे से हैं। उनकी उम्र केवल 18 वर्ष है और उन्होंने पिछली महान वैन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे इस प्रतियोगिता में अवश्य ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। ये हैं भाई रेहान, भाई शिया की तरह। इनकी उम्र भी 18 वर्ष है। राजकुमार होने के नाते मुझे भी भाई लियू के प्रदर्शन से बहुत उम्मीदें हैं। और ये वाला। नील की निगाहें शिवाय पर टिकी रहीं। उनकी आवाज बीच में ही रुक गई, क्योंकि वे आगे कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हालांकि उन्हें शर्मिंदगी नहीं हुई। उन्होंने बस शिवाय को देखकर मुस्कुरा दिया, मानो उनसे अपना परिचय देने की उम्मीद कर रहे हों। वह वास्तव में शिवाय की पहचान के बारे में उत्सुक था कि कैसे दीक्षित परिवार की एक कुलीन महिला उसकी सेवा कर रही थी। मेरा नाम शिवाय अग्निहोत्री है। शिवाय खड़ी हुई, सभी को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर बैठ गई। क्या यह वास्तव में इतना आसान है? अग्निहोत्री परिवार, यह धनी परिवार कहां से है? हर कोई उत्सुक था। अग्निहोत्री परिवार राजधानी के 8 शक्तिशाली परिवारों में शामिल नहीं था। क्या यह किसी दूसरे शहर का कोई शक्तिशाली परिवार हो सकता है? यह संभव था, क्योंकि वर्षा साम्राज्य में 36 प्रमुख शहर थे और प्रत्येक शहर में कई शक्तिशाली परिवार थे, जिनकी कुल संख्या 100 से अधिक थी। भला कौन उन सभी को जान सकता है? नील और भी हैरान था, क्योंकि वह अन्विका की पहचान जानता था। अग्निहोत्री परिवार कितना शक्तिशाली होगा कि लियू जैसी कुलीन महिला उनकी सेवा में है। इन सब बातों के बावजूद उसे शिवाय के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। नील को जीवंत वातावरण बनाने की अद्भुत क्षमता थी और उन्होंने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा और सभी को लगा कि राजकुमार में गजब का व्यक्तिगत आकर्षण है। कई लोगों के मन में तो उनकी सेवा करने का विचार भी आया। राजकुमार आ गए हैं। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई। क्या सबसे बड़े राजकुमार आ गए हैं? सभी लोग बहुत हैरान थे। भला किसे नहीं पता था कि सबसे बड़ा राजकुमार और चौथा राजकुमार सिंहासन के लिए भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। वह अचानक यहां कैसे आ गया? चौथे भाई, सबसे बड़े राजकुमार तुरंत द्वार पर प्रकट हुए। वे काफी आकर्षक व्यक्ति थे, संभवतः 30 वर्ष के आसपास, लंबे और मजबूत कद काठी के, और उनमें एक असाधारण व्यक्तित्व झलकता था। वे मुस्कुराते हुए क्यूई योंगे की ओर बढ़े, बिल्कुल भी शत्रु जैसे नहीं लग रहे थे। नील खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए सबसे बड़े राजकुमार का अभिवादन करने गई और बोली, भाई, आप यहां क्यों आए हैं? जब वे करीब आए तो दोनों वहीं रुक गए। वे एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते रहे, लेकिन किसी ने भी दूसरे के कंधों पर हाथ रखने की कोशिश नहीं की। चूंकि मेरे चौथे भाई भोज का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए सबसे बड़े भाई होने के नाते मुझे अवश्य आना चाहिए और अपना समर्थन दिखाना चाहिए, सबसे बड़े राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। नील ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने लोगों का दिल जीतने और सिंहासन पर अपने आरोहण की नींव रखने के लिए इस भोज का आयोजन किया था। बड़े राजकुमार को इस बात की जानकारी जरूर होगी, इसलिए उनकी उपस्थिति यहां उन्हें नाकाम करने के इरादे से ही है। हे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, उसने बनावटी ढंग से कहा, लेकिन उसकी मुस्कान बरकरार रही। सबसे बड़े राजकुमार ने कुछ देर रुककर कहा, मैं अपने साथ एक विशिष्ट अतिथि को भी लाया हूं। ओह, मुझे आश्चर्य है कि यह कौन है? नील ने पूछा। वह जानता था कि सबसे बड़ा राजकुमार केवल अपना चेहरा दिखाने नहीं आएगा, वह निश्चित रूप से कोई ठोस कार्रवाई करेगा। भाई घुओं, कृपया, सबसे बड़े राजकुमार ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। सबने मुड़कर देखा तो भूरे रंग के कपड़े पहने एक युवक अंदर आया। उसका कद मध्यम था
और चेहरे की बनावट सामान्य थी, लेकिन जब सबने उसकी छाती पर लटका बैज देखा तो सबके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। एक मध्यम श्रेणी का पीली श्रेणी का कीमियागर। रसायन शास्त्रियों की हर जगह बहुत मांग होती है और वे अपरिहार्य होते हैं। यदि किसी गुट में रसायन शास्त्री हो तो वह स्वतंत्र साधकों और यहां तक कि छोटे गुटों के लिए भी बेहद आकर्षक साबित होता है। मार्शल आर्टिस्ट अमृत से इतने अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना असंभव है। चौथे भाई, मैं आपको इनसे मिलवाता हूं। ये हैं भाई मिश्मे, जो मध्य श्रेणी के पीले स्तर के रसायनज्ञ हैं। और भाई मिश्मे के गुरु की बात करें तो वे तो और भी असाधारण हैं। प्रसिद्ध गुरु दुआनमू, जो रसायन शास्त्र और तलवारबाजी दोनों में उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं। बड़े राजकुमार के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और वे बेहद खुश थे। नील के मुंह में कड़वा स्वाद आ गया। वह जानता था कि बड़ा राजकुमार मुसीबत खड़ी करने आया है और उसे डर था कि राजकुमार सफल हो जाएगा। मिश्मे का मध्य श्रेणी का पीले स्तर का रसायनज्ञ होना गौण है। असली बात तो उनके गुरु अनिल कुमार में निहित है, जो निम्न श्रेणी के गहन स्तर के रसायनज्ञ हैं। हालांकि मिश्मे ही वर्तमान में सबसे बड़े राजकुमार के सबसे करीबी हैं, लेकिन एक शिष्य एक तरह से गुरु के पक्षपात का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सबसे बड़े राजकुमार सभी को यह संकेत दे रहे थे। उनके अनिल कुमार के साथ उत्कृष्ट संबंध थे और उन्हें बाद वाले का समर्थन प्राप्त था। इससे निस्संदेह उसे काफी फायदा हुआ और नील को भारी झटका लगा। रसायन शास्त्री का योगदान बहुत बड़ा है। भाई घुओं, नील को मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करना पड़ा और वह बड़े राजकुमार और उनके साथी को विदा नहीं कर सकी। अन्यथा यह अफवाह अवश्य फैलेगी कि वह तुच्छ है। एक शासक के रूप में लोगों को उदार होने का आभास देना आवश्यक है। यदि वह इतना भी नहीं कर सकता तो उसे सिंहासन विरासत में पाने का क्या अधिकार है? मिश्मे बेहद अभिमानी था। चौथे राजकुमार का सामना करते समय भी उसने केवल तिरस्कारपूर्ण प्रतिक्रिया दी, जिससे एक रसायनज्ञ का अहंकार चरम पर प्रदर्शित हुआ। यह पेशा इतना दुर्लभ है कि यह पूरी तरह से बिगड़ चुका है। भाई घुओं, कृपया बैठ जाइए। नील अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता का परिचय दिया। मिश्मे ने चारों ओर नजर डाली और सीधे आगे बढ़ गया। चूंकि उसे बैठना ही था, इसलिए उसे पहली पंक्ति में ही बैठना पड़ा। नहीं तो वह अपना चेहरा कहां रखता, क्योंकि यहां मेजें 5-5 की पंक्तियों में अपेक्षाकृत पास पास लगी थीं और दोनों तरफ चौड़े गलियारे थे। इसलिए मिश्मे को या तो बाईं ओर या दाईं ओर चलना पड़ा। दुर्भाग्यवश वह बाईं ओर मुड़ा और सीधे शिवाय की मेज पर चला गया। चाहे उसने अन्विका को देखा हो या नहीं, यह केवल वही जानता था। तुम यहां से निकल जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। कितना दबंग है, किसी को सीधे सीधे चले जाने को कह देना। क्या वह सचमुच खुद को स्वर्ग का राजा समझता है? हालांकि वह स्वयं एक मध्यम श्रेणी का पीले स्तर का कीमियागर है और उसका एक गुरु भी है जो गहन स्तर का कीमियागर है, इसलिए उसमें इतना दबंग आत्मविश्वास है। शिवाय मुस्कुराया, जो दूसरों को समझौता स्वीकार करने जैसा लगा, लेकिन अन्विका पहले से ही जानता था कि शिवाय गुस्से में था और बहुत गुस्से में था। उसने कहा, फिर से कहने की कोशिश करो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मिश्मे स्वाभाविक रूप से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने न केवल यह बात दोबारा कही, बल्कि 3 बार जोर देकर कही। शिवाय की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने पलक झपकते ही वार किया। उसका दाहिना हाथ पहले ही दूसरे आदमी की गर्दन पकड़ चुका था और फिर उसने उसे दबा दिया। धड़ाम से मिश्मे का चेहरा मेज से जा टकराया, जिससे शराब का बर्तन उलट गया और उसका चेहरा शराब से लथपथ हो गया। उफ! मिश्मे को मेज पर कसकर दबा दिया गया था। वह बचने की कोशिश में अपने अंगों को बेतहाशा हिला रहा था, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। पूरा परिसर सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह बंदा तो कमाल का है। ये तो दवा बनाने वाले से भी लड़ने की हिम्मत रखता है। वाह, ये तो कमाल है। वो वाकई एक मर्द है। पहले तो सबसे बड़े राजकुमार को आश्चर्य हुआ, फिर वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मिश्मे को पीटने की हिम्मत करेगा। व्यक्तित्व के मामले में
वे नील से कहीं अधिक प्रभावशाली थे, लेकिन इस घटना ने न केवल मिश्मे को अपमानित किया बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई। वह शिवाय की ओर बढ़ा, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, शिवाय की गर्दन पकड़ ली और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। एक झटके के साथ हवा का एक झोंका गुजरा और अन्विका ने पहले ही अपनी चाल चलते हुए सबसे बड़े राजकुमार को रोक दिया था। सबसे बड़े राजकुमार को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। वे सिंहासन के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे और मिश्मे ही इस बात की कुंजी थी कि क्या वे चौथे राजकुमार को हरा पाएंगे। इसलिए वे कोई भी गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। पीछे हटो, उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन तुरंत पलटवार नहीं किया, बल्कि महिला के प्रति कुछ नरमी भी दिखाई। अन्विका ने बस हाथ हिलाकर कहा, दफा हो जाओ, निकल जाओ। उसने सचमुच सबसे बड़े राजकुमार को निकल जाने को कह दिया। कितनी बेशर्मी है। यह देखकर नील मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे जानते थे कि अन्विका दीक्षित परिवार की कुलीन महिला थीं, और अगर बड़े राजकुमार ने उन्हें नाराज किया तो यह अच्छा नहीं होगा। बड़े राजकुमार के लिए जो बुरा था वही उनके लिए अच्छा था। दफा हो जाओ। शिवाय ने लापरवाही से हाथ हिलाया और मिश्मे उड़कर दीवार से जा टकराया। हरामखोर! मिश्मे उठ खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाया। वह आग बबूला था। सबसे सम्मानित रसायन शास्त्री होने के बावजूद उसे मेज पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। उसके चेहरे पर शराब मल दी गई और उसे बाहर फेंक दिया गया ताकि वह अपना सिर दीवार पर पटक सके। सौभाग्य से खाना अभी तक परोसा नहीं गया था, अन्यथा उनके चेहरे के भाव और भी अधिक विविध और मनोरंजक होते। क्या तुम इसे फिर से करना चाहते हो? शिवाय ने ठंडे स्वर में कहा। यह पहला रसायन शास्त्री नहीं था जिसे उसने पीटा था, और निश्चित रूप से यह आखिरी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिश्मे दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। दवा बनाने वाले के रूप में उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। उसने कसम खाई कि अगर उसने इसका बदला नहीं लिया तो वो मर्द नहीं कहलाएगा। शिवाय ने वार किया और धड़ाम से मिश्मे को गर्दन से पकड़कर फिर से मेज पर पटक दिया गया, जैसा कि उम्मीद थी। इस बार फर्क यह था कि उसने और भी अधिक बल का प्रयोग किया, जिससे मेज टूट गई। आह! मिश्मे का चेहरा खून के धब्बों से सना हुआ था और उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। हालांकि उसने दूसरा प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे अपने और शिवाय के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर समझ आ गया था। धिक्कार है। उनकी आभाओं को देखकर तो लग रहा था कि प्रतिद्वंदी लगभग उसके बराबर ही था, ज्यादा से ज्यादा केवल क्यूई गैदरिंग दायरे के चौथे स्तर पर। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने मुड़कर सबसे बड़े राजकुमार की ओर देखा, जो अन्विका का सामना कर रहा था और स्पष्ट रूप से उसकी मदद नहीं करेगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो कोई भी मेरे लिए इस बदमाश को पीटेगा, मैं उसे 10 युआन इकट्ठा करने वाली गोलियां दूंगा। क्या? ऊर्जा संग्रहण की गोली? जो लोग ची गैदरिंग स्टेज के 9वें स्तर से नीचे हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन वस्तु है। यह ची कोर को संघनित करने में मदद कर सकती है और सफलता दर को लगभग 30% तक बढ़ा सकती है। एक साथ 10 निकाल लो। यह तो वाकई बहुत उदारता है। हर तरफ चर्चाओं का माहौल था, लेकिन सचमुच दिलचस्पी रखने वाले लोग कम ही थे। आखिर आज आमंत्रित लोगों में से कौन प्रतिभाशाली नहीं था? अगर किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने मूल गुणों को भी समझने के लिए बाहरी मदद की जरूरत हो, तो क्या उसे फिर भी प्रतिभाशाली कहा जा सकता है? यह देखकर मिश्मे ने दांत पीसते हुए कहा, एक पृथ्वी अग्नि गोली। धिक्कार है, पृथ्वी अग्नि गोली। यह सुनकर हर कोई अपनी जगह से हिल नहीं सका, और यहां तक कि नील और सबसे बड़े राजकुमार ने भी थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। अर्थ फायर पिल का प्रभाव पर्पल एसेंस पिल के समान है। दोनों का उपयोग मार्शल आर्टिस्टों को स्प्रिंग रील्म में प्रवेश करने में मदद करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका प्रभाव काफी कमजोर है, जो अधिकतम 20% तक ही संभावना बढ़ाता है। फिर भी यह एक दुर्लभ और मूल्यवान औषधि है। यहां तक कि नील जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर आधे साल से अधिक समय तक अटका रहा। सामान्य तौर पर
3 से 5 वर्षों के भीतर जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश कर पाना सराहनीय होता है। सबसे बड़े राजकुमार ने 7 साल पहले ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन वे अभी भी उसी स्तर पर हैं, जो दर्शाता है कि जीवन प्रवाह क्षेत्र में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। एक अकेली पृथ्वी अग्नि गोली किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के साधना काल को भी कई वर्षों तक बचा सकती है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। हालांकि पृथ्वी अग्नि गोली को बनाने में प्रयुक्त सामग्री बैंगनी सार गोली में प्रयुक्त सामग्री जितनी कीमती नहीं है, फिर भी वे अत्यंत दुर्लभ हैं और व्यावहारिक रूप से अमूल्य हैं। अन्यथा महान वैन राजमहल अपनी संपत्ति से ऐसी कुछ गोलियां अवश्य खरीद लेता। इसलिए सभी ने तुरंत शिवाय को जलती हुई निगाहों से देखा, मानो वह आग की गोली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है ये जगह क्या है? नील ने तुरंत गुस्से से कहा। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने लालच को दबा लिया। मिशा में बड़े राजकुमार का खास आदमी था, इसलिए उसके पास उसका साथ देने का कोई कारण नहीं था। हालांकि शिवाय का अन्विका के साथ एक ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में किसी और को पता नहीं था, इसलिए उसका रुख बिल्कुल स्पष्ट था। शिवाय की मदद करो! उनकी चीख ने तुरंत सबको शांत कर दिया। यह चौथे राजकुमार का निवास स्थान था। अगर यहां कोई लड़ाई छिड़ जाती तो वह विद्रोह से कम नहीं होती। मिश में हाँफ रहा था। उसने एक पल के लिए नील को घूरा, फिर अचानक मुड़कर चला गया। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह अपने गुरु को फोन करेगा। भला कोई भी इस तरह एक महान रसायनज्ञ को अपमानित नहीं कर सकता। भाई घुओ, भाई घुओ! सबसे बड़े राजकुमार ने जल्दी से पुकारा और मिशमे के पीछे भागे। दोनों अचानक आए और उतनी ही अचानक चले गए जिससे हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। कुछ लोगों को अर्थ फायर पिल के लिए दुख हुआ, जबकि अन्य लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। कोई मेज बदलो! नील ने माहौल को हल्का करने की कोशिश शुरू की और एक बार फिर अपने व्यक्तिगत आकर्षण का प्रदर्शन करते हुए भोज में फिर से जीवंतता ला दी। शिवाय में सबकी बहुत दिलचस्पी थी। आप जानते हैं, मिशमे को दबाना मुश्किल नहीं है। यहां मौजूद 80% से अधिक लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शायद केवल शिवाय ही ऐसा करने का साहस रखता है। भाई लिंग, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कहां से आए हैं? अंततः किसी ने पूछा। कैंग्यून टाउन। शिवाय इसे छिपाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ग्रेट युआन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था और उसके परिवार का पंजीकरण फर्जी नहीं हो सकता था। सीमंत कस्बा? सभी लोग दंग रह गए। यह तो दया युआन शहर के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक छोटा सा इलाका था। शिवाय के पास इतनी शक्तिशाली आभा क्यों थी? वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके बगल में खड़ी महिला भी बेहद अभिमानी थी, यहां तक कि वह राजकुमार को भी अपनी नजरों में नहीं रखती थी। नील और भी हैरान हो गई। शिवाय सीमांत कस्बा से था, उसका अन्विका से क्या रिश्ता हो सकता है? हालांकि वह शाही परिवार का सदस्य है, फिर भी वह अन्विका से कुछ हद तक हीन है। आखिरकार वे शाही परिवार की केवल एक शाखा हैं, और भले ही उनकी वंश परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन उनका रिश्ता वास्तव में बहुत घनिष्ठ नहीं है। जब तक वह महान वैन राजा नहीं बन जाता, तब तक वह अन्विका से विवाह करने के योग्य नहीं है। फिर भी शिवाय को अन्विका मिल सकती है। सीमांत कस्बा के इस साधारण लड़के में ऐसी क्या खास बात है? जैसे ही व्यंजन और शराब परोसी गई, सभी को थोड़ी भूख लगने लगी और सबने खाना शुरू कर दिया। मार्शल आर्टिस्ट बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं और स्वाभाविक रूप से उन्हें भूख जल्दी लगती है। हा हा हा, माफ करना चौथे राजकुमार, मुझे देर हो गई। एक लंबी और प्रभावशाली हंसी के साथ एक लंबा और रौबदार आदमी अंदर आया। वह लगभग 20 वर्ष का लग रहा था और उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण था। अरहान दुबे परिवार के तीसरे पुत्र हैं। अरहान एक चूहे की तरह, जिसने बिल्ली को देख लिया हो, उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसका पहले वाला अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया था। भाई जिन, आपको इतनी देर क्यों हो गई? नील खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए पूछा। बस थोड़ा सा काम करने के लिए, अरहान ने आगे बढ़ते हुए कहा। भाई, ये वही है,
ये वही है। पहली पंक्ति में पहुंचते ही अहान ने तुरंत शिवाय की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। अरहान ने एक नजर डाली और आश्चर्य से भर आई। Subscribe for more stories.